नमस्कार विद्यार्थियों। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अपनी कक्षा में पढ़ने वाले हैं नागरिक शास्त्र विषय के लक्ष्यों के बारे में। तो देखिए, पिछली कक्षा में हम बात कर चुके थे लक्ष्य क्या होते हैं, उद्देश्य क्या होते हैं, इनमें अंतर हमने पढ़ लिया था। और आज हमने जो हमारा मेन टॉपिक है नागरिक शास्त्र विषय के लक्ष्य और उद्देश्य पढ़ने हैं हमने इस टॉपिक में। तो आज हम पढ़ेंगे नागरिक शास्त्र विषय के लक्ष्य, एम्स ऑफ सिविक सब्जेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नागरिक शास्त्र विषय के लक्ष्यों के अंतर्गत यहाँ आपके सामने जो पॉइंट्स लिखे हैं उन्हें हमने एक एक करके विस्तार से पढ़ना है। नागरिक शास्त्र विषय का पहला लक्ष्य है राष्ट्रीय चरित्र का विकास करना। नागरिक शास्त्र शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य है ये राष्ट्रीय चरित्र का विकास करना। अब नागरिक शास्त्र क्या करता है? भावी नागरिकों का निर्माण करता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? नागरिक शास्त्र है। तो ये क्या करता है? संपूर्ण राष्ट्र के दायित्व को संभालने का जो भार है नागरिकों पे, क्योंकि राष्ट्र कौन कौन संभालता है? भावी नागरिक ही संभालते हैं। तो ये क्या करता है? भावी नागरिकों का निर्माण करता है, जिससे वे राष्ट्र के चरित्र में अपनी भागीदारी प्रस्तुत कर सके। राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण में सैद्धांतिक जानकारी के साथ साथ राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय विचारधारा, देश की सुरक्षा, गौरव की भावना का विकास, ये सभी होना चाहिए विद्यार्थियों में, तभी वो देश के भावी जिम्मेदार उत्तरदायित्वपूर्ण नागरिक बन सकते हैं। तो ये पहला कर्तव्य रहता है नागरिक शास्त्र का, जो कि वो पूरी तरह से निभाता है। अब नागरिक शास्त्र अपने प्रारंभिक स्तर से ही ये काम करना शुरू कर देता है, जिससे कि बालक में करुणा, त्याग, सहानुभूति, उत्तरदायित्व के गुण, ये सारे के सारे उसके व्यवहार में आ जाएं। और राष्ट्रीय देश प्रेम की भावना, क्योंकि राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना जिसका का पूरा जिम्मा भावी नागरिकों पर होता है, तो उन्हें सबसे पहला गुण जो उनमें डालना होता है वो है उसमें राष्ट्रीय प्रेम की भावना का विकास करना। तो यह कार्य नागरिक शास्त्र प्राथमिक स्तर से ही शुरू कर देता है। अब इसके अंतर्गत एक प्रोफेसर बाइनिंग का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने एक लाइन कही है, एक परिभाषा कह लो इसे, कि अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना बताया। कि इन्होंने नागरिक शास्त्र का जो प्रमुख लक्ष्य है, यानी पहला लक्ष्य ही ये दिया है, पहला इसका यही काम है नागरिक शास्त्र का, कि ये अच्छे नागरिक और उच्च श्रेणी के नागरिक बनाता है। तो इस तरह से नागरिक शास्त्र विषय का पहला लक्ष्य है राष्ट्रीय चरित्र का विकास करना। इसके लिए वो क्या करता है? वो भावी नागरिकों का, अच्छे नागरिकों का, उच्च श्रेणी के नागरिकों का निर्माण करता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट पहले पॉइंट से रेलेवेंट ही है, संबंधित ही है। देखिए, आदर्श नागरिकों का निर्माण। राष्ट्रीय चरित्र के विकास में आदर्श नागरिक ही तो चाहिए, जो अपने उत्तरदायित्व को समझे, राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत हों, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करें। तो वही नागरिक क्या होंगे? आदर्श नागरिक होंगे। तो आदर्श नागरिकों का निर्माण करना भी नागरिक शास्त्र का उद्देश्य है। उसके बाद जो बात आती है वो है विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। तो मानव अपनी स्वार्थी एवं संकुचित सोच से ऊपर उठकर जब संपूर्ण विश्व के बारे में सोचता है, उसके विकास के बारे में सोचता है, अपने विकास से ऊपर उठकर, तो उसे ही तो हम कहते हैं विश्व बंधुत्व की भावना। सभी को अपने सम्मान समझना है। बंधु मानना, बंधु क्या होता है? सखा मानना या भाई समझना। तो अपने समान दूसरों को भी वैसा ही समझना विश्व बंधुत्व की भावना है।
विश्व प्रेम, विश्व कल्याण, विश्व करुणा, ये सारी भावनाएं उसमें विकसित होनी चाहिए। और नागरिक शास्त्र विषय का यह प्रमुख लक्ष्य है कि वह ऐसा करता है। आज इन्हीं हम बातों से ही हम कह सकते हैं कि आज जो हमारे जो भावी नागरिक, आदर्श नागरिक अपने आगे आकर के पूरी तरह जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, ये हमने देखा है। तो यहाँ पे नागरिक शास्त्र ने ही ये सब कुछ शुरुआत की है इसकी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक जागरूकता का विकास, टू डेवलप द पॉलिटिकल अवेयरनेस। मतलब कि बच्चों में या विद्यार्थियों में नागरिक शास्त्र क्या करता है, ये राजनैतिक जागरूकता लाता है हम में। आपको ये अच्छे से पता है कि प्राइमरी स्केल पर, प्राथमिक स्तर पर बच्चे यहाँ पे नागरिक शास्त्र विषय को या सिविक्स विषय को पढ़ते हैं इसी नाम से, और बाद में इसी विषय का नाम हो जाता है राजनीति विज्ञान, जब बच्चा इसको सीनियर सेकेंडरी यानी उच्च माध्यमिक स्तर पर सब्जेक्ट के रूप में, एक अलग विषय के रूप में पढ़ता है। तो इसका तो नाम ही राजनीतिक विज्ञान बाद में बन जाएगा। तो ये क्या करता है, ये राजनैतिक जागरूकता विकसित करता है। कैसे? देखिए, नागरिक शास्त्र एक गतिशील विषय है। दिन प्रतिदिन देश विदेश में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, ये उन सब की विस्तृत जानकारी और सही जानकारी पहुंचाता है प्रत्येक व्यक्ति तक। इसमें क्षमता है ऐसा करने की, ये विस्तृत और सही जानकारी दे सके। और नागरिकों में इससे क्या फ़ायदा होता है, उन्हें राजनीति या फिर राजनीतिक घटनाओं के प्रति रुचि बनती है, आकर्षण बनता है, ध्यान उनका जाता है उस ओर, और उनमें क्या आती है, जागरूकता आती है। इस तरह से नागरिक शास्त्र विषय का एक लक्ष्य राजनीतिक जागरूकता का विकास करना भी है। अब देखिए वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास। हम सभी जानते हैं कि आज का युग वैज्ञानिक युग है। आज हमें ज़रूरत है कि हम कोई भी काम करें तो वैज्ञानिक विधि से करें, वैज्ञानिक सोच रखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें। तो नागरिक शास्त्र इस काम को यानी वैज्ञानिक प्रवृत्ति को विकसित करने के काम को पूरी तरह से करता है। ये बालकों में शुरू से ही उनको वास्तविकता का ज्ञान कराता है, वास्तविकता को देखने की, जो चीज़ें पढ़ो उसको लाइफ में लो। यानी ये कभी भी सैद्धांतिक ज्ञान की बात नहीं करता, ये हमेशा व्यवहारिक ज्ञान की बात करता है। अगर ये अधिकार पढ़ाता है कि हमें ये अधिकार मिले हुए हैं संविधान से, तो वो वास्तव में मिले हुए हैं और हम उनका अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग भी कर सकते हैं और करते भी हैं उपयोग। अगर ये पढ़ाता है कि अधिकारों का हनन होने पर आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, तो आप सच में जा सकते हैं। यानी इस विषय में कुछ भी असत्य नहीं है या सैद्धांतिक नहीं है, पूरी तरह से व्यवहारिकता है इस विषय के ज्ञान में। जो भी पढ़ते हैं वो पूरी तरह से हमारे जीवन पर लागू होता है। और विज्ञान क्या होता है, तो विज्ञान होता है जो सत्य पर आधारित हो। तो ये पूरी तरह से वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करने में समर्थ है। अब आगे है शासन व्यवस्थाओं का ज्ञान। तो शासन व्यवस्थाएं हम सभी जानते हैं, लोकतंत्र है, राजतंत्र है, इन सब के बारे में जानकारी हमें कौन से विषय से मिलती है, नागरिक शास्त्र विषय से। तो नागरिक शास्त्र विषय का एक लक्ष्य विभिन्न शासन व्यवस्थाओं का ज्ञान प्रदान करना है। अब अगला बिंदु है देश की सरकार एवं नीतियों का ज्ञान। ये उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत नागरिक शास्त्र विषय क्या करता है, ये अपने देश की सरकार और उसके द्वारा जो बनी हुई निर्माण किया गया जिनका वो नीतियाँ, कानून, विधि, नियम, उनको जनता तक पहुंचाता है। यानी
देश की सरकार के द्वारा जो नीतियां बनाई गई हैं, जो नियम बनाए गए हैं, जो कानून बनाए गए हैं, जो अध्यादेश बनाए गए हैं, उन सबको जनता को बताता है, जनता को उनसे अवगत कराता है। अब ये कानून क्यों बनाए गए हैं? अगर कोई नया कानून बनता है तो वो कानून क्यों बनाया गया है, कहाँ कहाँ पे वो कानून लागू होगा और लागू करने में क्या क्या समस्याएं आएंगी या फिर इनसे फायदे क्या होंगे, सारी की सारी जानकारी प्रदान करता है नागरिकों को। तो नागरिक शास्त्र क्या करता है? पूरी तरह से देश की जो सरकार है उससे और देश की सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों, कानूनों, विधि, अध्यादेशों, नियमों से जनता को परिचित कराता है, विद्यार्थियों को परिचित कराता है। अब आगे देखिए, जटिल विषय को समझने की योग्यता का विकास। अब जटिल विषय को समझने की किस तरह से योग्यता का विकास करता है? तो इसके लिए एक EM वाइट एक हमारे शिक्षा शास्त्री हैं, उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे हमारी सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था अधिक जटिल होती जा रही है, वैसे वैसे हमें योग्य नागरिकों की अधिक आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे हमारी व्यवस्था जटिल होती जा रही है, वैसे वैसे हमें योग्य नागरिकों की आवश्यकता पड़ रही है। तो आज क्या ज़रूरत है? आज ज़रूरत है कि हम बच्चे को व्यवहारिक ज्ञान दें, ना कि सैद्धांतिक ज्ञान दें। तो अभी मैंने आपको ये बताया ऊपर के पॉइंट में कि यहाँ पे वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास किया ना, 5वां पॉइंट पढ़ा, उसमें मैंने बताया ना कि नागरिक शास्त्र क्या करता है? पूरी तरह से व्यवहारिकता पर आधारित विषय है, सैद्धांतिकता की बात नहीं करता। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता जो जीवन में लागू ना हो। जीवन को ही, जीवन के विभिन्न पहलुओं को ही इसमें पढ़ाया जाता है, विषय के रूप में या टॉपिक्स के रूप में, प्रकरणों के रूप में। तो इस तरह से ये क्या करता है? ये विद्यार्थियों को अपने भावी जीवन में अनुशासित होकर और वास्तविकता देखकर, समझकर, वैज्ञानिक विधि अपनाकर उचित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। और इस तरह से ये क्या करता है? एक जटिल विषय, जो जटिल समस्या के रूप में है, उसका भी वैज्ञानिक आधार पर निराकरण कर सकता है। इस तरह यह किसी भी जटिल विषय को समझने में हमें योग्य बनाता है। नेक्स्ट बिंदु है नेतृत्व क्षमता का विकास। नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप की बात हो रही है। देखिए, कोई भी शासन व्यवस्था हो और सरकार की सफलता की बात कर लें या शासन व्यवस्था की बात कर लें, सब में नेतृत्व की ज़रूरत होती है। और कुशल नेतृत्व कौन सा होता है? जिसमें अनुशासन भी हो, सामाजिक संबंध भी अच्छे हों, राजनीतिक समझदारी और विश्वास भी हो, और ये सारी चीज़ें एक कुशल नेतृत्व की पहचान होती है। अब विद्यार्थियों में ये सारे काम डेवलप करने का, यानी विद्यार्थियों में हमने राजनीतिक समझ भी पैदा करनी है, उनमें लीडरशिप की भावना भी लेकर के आनी है, वो अपने सामाजिक संबंधों को साथ में लेकर के चल सकें, ऐसा भी करना है, और सरकार में उनका विश्वास, यानी लोकतंत्र में उनका विश्वास भी हमने पैदा करना है। तो ये काम कौन कर पाएगा? यह काम करता है नागरिक शास्त्र। ठीक है। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी एक कुछ लाइंस लिखी हैं। वो कहती है कि लोकतंत्र तब तक कार्य नहीं कर सकता जब तक कि किसी वर्ग विशेष को ही नहीं, बल्कि समस्त लोगों को अपनी उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जाए। यानी केवल और केवल हम किसी एक वर्ग विशेष की बात नहीं कर सकते। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें सभी को प्रशिक्षित करना चाहिए कि वो अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करें, और इसमें अनुशासन के साथ साथ चाहिए नेतृत्व का प्रशिक्षण। लीडरशिप भी होनी चाहिए, अनुशासन भी हो और लीडरशिप भी हो। और इसके लिए हमें जो तैयारी करनी होती है, बच्चे को जो कुछ सिखाना होता है नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए, उसमें लीडरशिप का गुण डेवलप करने के लिए, तो ये काम करता है नागरिक शास्त्र। आगे है लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। लोकतांत्रिक मूल्य क्या होते हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम क्या करें? अपने मूल्यों का, यानी
अपने जो जीवन मूल्य हैं उनका अनुसरण करें, अपने अधिकारों का प्रयोग करें और दूसरे के अधिकारों का हनन ना करें। इसके साथ ही अपने कर्तव्यों का पालन करें। देश के प्रति अपने जो भी हमारे फर्ज बनते हैं, जो भी उत्तरदायित्व हैं, उनका क्या करें, हम उनका अच्छे से पालन करें। तो ये लोकतांत्रिक मूल्य हैं हमारे। अब लोकतांत्रिक मूल्यों में नागरिक शास्त्र उनके विकास में कैसे योगदान देता है, तो देखिए जो लोकतांत्रिक देश होता है उसमें मूल्यों की संवेदनशीलता बहुत ज़रूरी होती है, यानी जीवन मूल्य बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक चीज़ और देखने को मिलती है, उसमें कानून जो है वो लचीला होता है। ठीक है, कानून कैसा होता है, लचीला होता है। अब राज्यों में अलग सरकार दिखती है, केंद्र में अलग सरकार दिखती है, जिसके चलते राज्यों में तो अलग प्रशासनिक नियम चलते हैं और केंद्र में अलग प्रशासनिक नियम चलते हैं। अब हमारे यहाँ भी ऐसा ही, आपको पता है, हम राजस्थान में रहते हैं। राजस्थान में राज्य सरकार अलग है और केंद्र सरकार हमारी अलग उस पार्टी की चल रही है। तो वहाँ पे क्या है, अंतर आता है। और अब करना क्या होता है यहाँ नागरिकों को, तो जब ऐसा कुछ हो तो नागरिकों में बहुत ही समझदारी की, नैतिक गुणों की, सद्बुद्धि की, इन सब की आवश्यकता होती है, जिसके चलते कि देश उन्नति कर सके। तो इसके लिए मूल्य होने बहुत ज़रूरी हैं, आवश्यक हैं। और हमारा नागरिक शास्त्र क्या करता है, नागरिक शास्त्र ऐसी व्यवस्था करता है कि जिससे पक्षपात की स्थिति ना आ पाए। ठीक है, पक्षपात की स्थिति ना आ पाए और लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण को साथ लेकर के एक वस्तु परक तरीके से सोचते हुए निर्णय ले सकें, ऐसी व्यवस्था करता है। वो ऐसी व्यवस्था करता है कि नागरिक अपना जो मस्तिष्क है हमेशा खुला रखे और अपने आप को विश्वासों की या अंधविश्वासों की श्रेणी में, चार दीवारी में बांध करके ना रखे। और इस तरह से उनके जो मूल्य होते हैं नागरिकों के, वो सुरक्षित रहते हैं। और ये मूल्य ही लोकतांत्रिक मूल्य हमारी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करते हैं। आगे है अधिकार, कर्तव्य एवं करों की जानकारी देना। तो अधिकार कर्तव्य, तो मुझे लगता है कि जैसे ही नागरिक शास्त्र का नाम आता है तो दिमाग में सबसे पहले अधिकार और कर्तव्य ही आते होंगे हमारे। तो अधिकार और कर्तव्य, इन सब का ज्ञान हमें देने वाला कौन है, नागरिक शास्त्र। अब नागरिक शास्त्र को ये कहा जाता है कि ये मनुष्यों के अधिकार और कर्तव्यों का विज्ञान है। बहुत बड़ी बात है ये लाइन मैंने जो बोली है। देखो, नागरिक शास्त्र को समाज में मनुष्यों के अधिकार एवं कर्तव्यों का विज्ञान कहा जाता है। और इतनी बड़ी जब बात इसके बारे में कही गई है तो कहने का मतलब ये है कि ये नागरिक शास्त्र एकमात्र विषय ऐसा है जो नागरिकों को उनके अधिकारों का ज्ञान कराता है और इसके साथ साथ कर्तव्यों की पूर्ति की भावना भी रख देता है, शर्त भी रख देता है सामने कि अधिकारों का प्रयोग करो लेकिन कर्तव्यों की पालना भी करनी होगी। और इसके साथ साथ ही ये सभी प्रकार के जो निर्धारित कर हैं उनके भुगतान करने की जिम्मेदारी का भी एहसास कराता है नागरिकों को। तो इस तरह से हमें अपने अधिकार, कर्तव्य और करों की जानकारी किससे मिलती है, नागरिक शास्त्र से। अब है समसामयिक घटनाओं की जानकारी देना। जब हमने नागरिक शास्त्र का समसामयिक महत्व पढ़ा था तो वहाँ भी ये बिंदु था और वहाँ तो हेडिंग ही थी, समझो समसामयिक महत्व देख रहे थे। तो ये क्या करता है, समसामयिक घटनाओं की जानकारी देता है। तो सभी विषय क्या करते हैं, अपने से संबंधित घटनाओं की जानकारी देते हैं, कार्यों की जानकारी देते हैं विद्यार्थियों को। ये बात बिल्कुल सही है। तो नागरिक शास्त्र भी क्या करता है, नागरिक शास्त्र देश में जो घटित होने वाली प्रत्येक क्षेत्र की घटनाएं हैं या कार्य जो प्रत्येक क्षेत्र में हो रहे हैं उनकी जानकारी देता है, उनके प्रभाव परिणाम बताता है अपने देश के विद्यार्थियों और नागरिकों को। और इस तरह से हमें क्या पता चलता है, हमें देश में या प्रत्येक क्षेत्र में जो घटित होने वाली प्रत्येक घटना है उसका सकारात्मक नकारात्मक कैसा प्रभाव पड़ रहा है उसकी जानकारी मिल जाती है। या कितना प्रभाव पड़ा है, कैसा प्रभाव पड़ा है, वो सब कुछ पता चल जाता है और प्रत्येक नागरिक को पता चल जाता है। किसके
सहारे या किसके माध्यम से, नागरिक शास्त्र के माध्यम से। तो इस तरह से ये जो 12 पॉइंट्स हैं, 12 बिंदु हैं हमारे सामने, ये बता रहे हैं नागरिक शास्त्र विषय के लक्ष्य को। तो नागरिक शास्त्र क्या लक्ष्य लेकर के चलता है, तो ये सब 12 बिंदु जो आपके सामने है ये लक्ष्य लेकर के चलता है। लक्ष्य उद्देश्यों में अंतर आपको बता चुकी हूँ मैं। लक्ष्य यानी अंतिम मंजिल। तो नागरिक शास्त्र की अंतिम मंजिल क्या है, तो वो राष्ट्रीय चरित्र का विकास करना उसका जो है वो अंतिम मंजिल है, वहाँ तक पहुँचना है। आदर्श नागरिकों का निर्माण करना है उसे, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना है, राजनीतिक जागरूकता का विकास करना है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना है, शासन व्यवस्थाओं का ज्ञान कराना है, देश की सरकार एवं नीतियों का ज्ञान कराना है, जटिल विषयों को समझने की योग्यता का विकास करना है, नेतृत्व क्षमता का विकास करना है उसे, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना है, अधिकार कर्तव्य एवं करों की जानकारी देनी है और समसामयिक घटनाओं की जानकारी देनी है। तो ये हैं उसकी अंतिम मंजिल या फिर उसके लक्ष्य। अब उद्देश्य लक्ष्यों से छोटे होते हैं, सीमित होते हैं, ये हम जानते हैं। और यहाँ पे हमने आज अपने नागरिक शास्त्र विषय के लक्ष्य पढ़ लिए हैं। उद्देश्य भी पढ़ने हैं और लक्ष्य भी पढ़ने हैं। पॉइंट में अंदर यानी हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर हम दोनों चीज़ों को पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज का आपकी क्लास में ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो मिलेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।